किस पेपर में डाउट है आपको? 2020 फरवरी। वही कल वाला पेपर जो था। नहीं, कल वाला नहीं, 2020। कल 2 पेपर भेजे थे ना आपने? नहीं, एक ही पेपर भेजे थे। हाँ, ये इसमें है या इसमें नहीं है? नहीं, इसमें नहीं है सर। इसमें 54 नंबर क्वेश्चन। हम्म 54। अच्छा, ये 55 होगा शायद। हाँ। ये नहीं, नीचे 55 होगा शायद। हाँ, इस क्वेश्चन में इन लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब वो जो मोर देन 0.95 या लेस देन, ये समझ नहीं आ रहा है। Suppose that the x1 x2 xn are independent IID normal theta 1 and x bar पता है, denote the sample mean let। तो ये तो नोटेशन है, ये t 0.975 कॉमा n माइनस 1 डिनोट्स 0.97 फिफ्थ क्वांटाइल ऑफ स्टैंडर्ड टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ फेनोमेनन। जैसे मैं इसका ग्राफ बना के समझाऊँ आपको, तो जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए है कि इस तरह का है ना, या टी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ लगभग इस तरह का है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नोटेशन है तो पता होगा आपको, जैसे ये टी है 0.975 n माइनस 1। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n माइनस 1 डिग्री फ्रीडम में ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके क्वांटाइल है ना ये, तो 0.97 फिफ्थ क्वांटाइल है, ये बोला ना। तो इधर 975 है, यहाँ पे 0.025 होगा, ये है। देखिए ये कहना चाह रहा है कि एक हाँ, ऐसा नंबर है जिसके, है ना, ये बोल रहा है 975 क्वांटाइल है, तो उसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 0.975 है ना, ये है, ऐसा कहना चाह रहा है। और ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल दे रखा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग इंटरवल। तो ये आपको म्यू का थीटा का कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना, ये इंटरवल आप जानते ही होंगे, माइनस, है ना, ये तो हो गया 1/√10 से लेके यही प्लस हो जाएगा। तो ये तो आप जानते हैं। तो बताइए फिर। वो जो मोर देन या लेस देन। हाँ, लेस देन ये हो जाएगा, माइनस वाले से ज़्यादा प्लस वाले से कम। इसमें क्या पूछना है आपको, समझ नहीं आ रहा, आंसर आया कि नहीं? ऑप्शन 3 आंसर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मतलब लेस देन मतलब कैसे हुआ और मोर देन कैसे समझू ये। द इंटरवल इज अ कॉन्फिडेंट इंटरवल फॉर थीटा विथ कॉन्फिडेंस लेवल बीइंग मोर देन 0.95। सो अगर आपसे पूछा जाए, कॉन्फिडेंस लेवल का डेफिनेशन पता है ना, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि म्यू की वैल्यू इसके बीच होगी, क्या ये निकाल पाएंगे आप? तो इससे आंसर आ जाएगा, ये है दिस टू, मतलब अपॉन रूट एन से लेके एक्स बार प्लस टी 0.975, है ना, यहाँ अपॉन रूट एन जो अलग है उसको इधर साथ में लिख दे रहा हूँ, n-1। ये प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे? 1 - अल्फा। ना ना, कितना आएगा बताइए, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो ये ऐसा आएगा, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन 1/√10 मोर देन इक्वल टू क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू क्या आएगा? तो ये होगा, इसी का नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, माइनस टी, है ना, ऐसा आएगा, प्लस टी आएगा, मतलब वही टी 0.97। अब बताइए कि ये तो जेड हो जाएगा, अच्छा सॉरी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जेड तो नहीं होगा, जेड होगा? एक बार चेक कीजिए, जेड होगा या क्या होगा, हाँ एक जेड आ जाएगा ना, एक्स बार माइनस म्यू है। म्यू। तो ये जेड अभी क्योंकि एक्स बार माइनस म्यू म्यू का ही तो है ये, और अपॉन यहाँ पे म्यू तो सिग्मा तो, है ना, नोन है, तो सिग्मा नोन है तो ये तो जेड ही हो जाएगा। तो अगर सिग्मा अननोन होता तो फिर टी में बजाता,
तो ये z है, z मोर देन इक्वल टू माइनस टी 0.975 n माइनस वन से लेके t 0.975 n माइनस वन। ये क्या लगता है, ये कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी? तो आपको पता है टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है, टी का टेल ज्यादा होता है ना, ये चीज है। तो मुझे बताइए कि ये जो पॉइंट्स हैं इसके आए की प्रोबेबिलिटी 0.025 है, इधर 0.025 है ना, 975 का यही मतलब है। तो ये बीच की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये बीच की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी टोटल? 25 25 हटा दीजिए, 0.95। तो ये पूरा 0.95 है। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे एक्चुअली ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये कितनी है, 0.95 से कम होगी या ज्यादा होगी? ब्लैक वाला कम होगी, कम होगी ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोर इन देन इन 0.9। इंटरवल ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा विथ कॉन्फिडेंस लेवल बीइंग मोर देन 0.95। अच्छा, तो ये इंटरवल क्या होगा? ओ अच्छा, ये पूछ रहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो यहाँ पे 7.5% आएगा ना। क्या क्या मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी तो 97.5 आएगा ना, परसेंटेज। ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0.9 से कम आएगी ज्यादा आएगी? यहाँ अल्फा की वैल्यू 1.2% होगा, अल्फा 1.25। टू साइडेड है, हाँ, तो यहाँ अल्फा की जो जो हम लिखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी t बिलोंग्स टू a टू b इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस 0.125। हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पे हमारे पास अ, ये अभी ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0.95 से कम आएगी ज्यादा आएगी, ये पूछ रहे हैं अभी हम। ठीक है ना, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू, जो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1.2%, 1.25। 0.2 1.25 कहाँ से आ गया? टू साइडेड है ना। हाँ तो टू साइडेड है तो यहाँ 0.025 ना। नहीं तो यहाँ सर 97.5 दिया है ना, हमारा बीच में 97.5 लाइक होना चाहिए ना। अच्छा एक मिनट, नोटेशन हमारा क्या था, एक बार नोटेशन एक्सप्लेन समझते हैं। तो नोटेशन था उसके पीछे की प्रोबेबिलिटी इतनी है और माइनस है। तो z की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी स्टैंडर्ड नॉर्मल में? नहीं नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट ना ये अगर पता हो एग्जैक्टली नंबर क्या है तो उससे तो इजीली पता चल जाएगा। और n बहुत लार्ज होता है तो वो नॉर्मल पे आ जाता है ना। अच्छा इस इंटरवल की बात करें, इंटरवल क्या होगा? तो इंटरवल को तो टीम में ब्रेक किया है इसने, है ना। तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या लिखते हैं आप, 1 माइनस अल्फा को लिखते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल लेवल। तो हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल इज 1 माइनस अल्फा। हम्म, तो the interval is a confidence interval for theta with level being less than this। तो ये जो प्रोबेबिलिटी जो भी आएगी वो कॉन्फिडेंस लेवल है ना। तो जो भी ये आएगी कॉन्फिडेंस लेवल है। लेकिन यहाँ टी एन माइनस वन है ना, टी एन माइनस वन है। तो वैसा तब होता, टी तब बनता जब ऐसा होता एस बाई रूट एन, है ना, तब बनता टी। लेकिन यहाँ तो नोन कर दिया। सो मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी तो लेस एन कम आनी चाहिए, क्योंकि जेड जो है एन को कुछ फिक्स कर लो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एन अब बहुत लार्ज होगा। एन अगर बहुत लार्ज होगा तो ये वाली कर्व श्रिंक होके इस पे आ जाती है ना, यही तो होता है ना कि नॉर्मल पे आ जाती है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग इंटरवल। तो ये इंटरवल क्या है, ये इंटरवल क्या है? तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी उतना कॉन्फिडेंस लेवल है। तो नॉट अ कॉन्फिडेंस लेवल तो गलत है, ठीक है।
द इंटरवल इज कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा विद कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली 0.95। ये भी नहीं, अब बचा है कि लेस और मोर। तो अब इसका ठीक से आंसर चेक करो, है ना, 55 का क्या आंसर है, क्योंकि दिस इंटरवल इज अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा विथ कॉन्फिडेंस लेवल बीइंग लेस देन 0.95। तो अगर ये टी डिस्ट्रीब्यूशन बना होता ना, अगर ये टी डिस्ट्रीब्यूशन बना होता तो आंसर एग्जैक्टली 0.95 आता, है ना, क्योंकि 0.025 इधर, 0.025 इधर, तो 0.5 आ जाता टोटल। एक मिनट, 0.05 आता ना, हाँ वही 0.5%, ठीक है। तो 0.05 आता। तो मेरे हिसाब से ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी, ये नंबर है जिसमें टी में जो प्रोबेबिलिटी है इस बीच का, टी में जो इस बीच की प्रोबेबिलिटी होगी इसमें वो है 0.95। तो ये प्रोबेबिलिटी तो 0.95 से कम आएगी, ठीक है ना। सो मेरे हिसाब से यही लगेगा, इंटरवल इज कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा कॉन्फिडेंस लेवल बीइंग लेस देन 0। मेरे हिसाब से यही आना चाहिए, आप चेक कर लीजिए आंसर जो भी है, क्योंकि आंसर 3। हाँ तो गलत, या तो वो गलत है या फिर हम कहीं गलती कर रहे हैं, देखो कहाँ गलती कर रहे हैं पता नहीं। सो अच्छा एक मिनट, ये जो रूटेन था सिग्मा बाई रूटेन, है ना, यहाँ अगर जब लिख रहा था तो यहाँ रूटेन 1/√10 है, यही चीज़ है, सही तो है। तो ये एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा जेड है। अब ये प्रॉपर्टी आप देख लो, बस यही आपको देखना है कि ये 0.95 से कम होगा या ज़्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो मुझे तो लग रहा है कम होगा, अब आपको जो लग रहा है देख लीजिए, है ना। ये है, क्योंकि अब कैसे है पता नहीं इसका। बाकी लोग सोच के देख लो, है ना, जो पीछे लिखा था। तो बस थीटा बिलोंग्स टू दिस, तो वो निकालनी है प्रोबेबिलिटी। एंड वो डेटा जो दे रखा था टी 0.975 इन -1, तो टी में दे रखा है। और टी और जेड का पीडीएफ में सही रिलेशन है, टी का टेल ज़्यादा होता है ना, वही तो लिखा था हमने कि हाइट ज़्यादा होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन में। नहीं, ग्राफ हमने गलत बनाए थे, देखिए क्या रिलेशन है टी और इसमें पीडीएफ में। इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ जरा देखिए। अगर मैं बोलता हूँ कि टी विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम है और z है जो कि नॉर्मल 0 1 है, मतलब टी मान लो, चलो टी 2 डिग्री है, मतलब टी और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, या 4 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ग्राफ कैसा होगा, किसका पीडीएफ ऊपर होगा किसका पीडीएफ नीचे होगा, ये बताओ मुझे। ये आई थिंक इसमें बस यहीं पे आंसर है। ये रेड वाला किसका होगा, टी मतलब टी एन है, फॉर एग्जाम्पल टी एन और जेड है। तो क्या लगता है क्या रिलेशन है पीडीएफ में, पीडीएफ की बात कर रहे हैं हम। हाँ हाँ, ठीक है ना, हमने ग्राफ उसमें गलत बनाया, ये जेड होगा ये टी होगा, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा। तो वो ग्राफ मैंने जो बनाए थे वो गलत था, तो उससे आंसर यही आएगा। तो ये जो था हमारे पास टी 0.975 और ये टी जो है ना, तो इधर है 0.025 इधर। तो जो एक्चुअल आंसर ये मुझे पता है कि ये जो पार्ट है जो मैं रेड सेट कर रहा हूँ ये है 0.95। और क्वेश्चन में जो हमने निकाला था अभी कि प्रोबेबिलिटी है ना, ये आया था ना एक्स बार माइनस म्यू बाई 1/√n, ये था। सो दिस इज मोर देन इक्वल टू आया था टी 0.975 माइनस से टी 0.97 प्लस। सो ये जो प्रोबेबिलिटी मुझे अब चाहिए, मुझे ये प्रोबेबिलिटी चाहिए अब, तो मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए अभी जेड के बिलो का, ठीक है ना। तो ये है, और जेड ये ऊपर वाला जेड है एक्चुअली, तो यहाँ वहाँ गलती किया था मैंने, तो यहाँ से आ जाएगा। सो ये वाला पार्ट आपका जो आएगा मोर देन 0.95 आएगा, क्योंकि ये जो रेड आपको शेडेड दिख रहा है वो रेड वाला पार्ट 0.95 है, तो ब्लैक वाला 0.95 से ज़्यादा ही होगा इसीलिए, ठीक है। तो अब सही है ना, ठीक। थर्ड होगा। तो वो हमने ग्राफ बनाने में गलती किया था, जेड ऊपर है टी नीचे है, जब टी विथ
3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, तो लेस होगा तब। जब n बहुत ज़्यादा होगा तो जाके वो, है ना, जैसे आप ग्राफ देख सकते हो, वो ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे ग्राफ पड़े हुए हैं या बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सो इसमें होता क्या है कि ये जो t है, जब n लार्ज होगा तो जाके वो z जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये z है, ये t है। अब n को इन्फिनिटी पे अप्रोच कराएंगे तो z जैसा बन जाएगा, ये है। तो शुरू में मैं वही गलती कर रहा था ग्राफ में। ओके, ठीक है। बताइए नेक्स्ट। 3 सही है। ये पेपर हो गया। हाँ, नेक्स्ट बताइए, फिर नेक्स्ट पेपर भेजिए। 22 आपको भेज दिया। 1 मिनट। तो सर ग्रुप पे भेजोगी प्लीज। ठीक है। जी जी, ग्रुप पे भेजिए। बताइए जी, इसमें कौन सा क्वेश्चन है। इसमें एकदम लास्ट में पार्ट सी का यूनिट 4 में 11 नंबर क्वेश्चन। 11 अच्छा, यूनिट वाइज कर रखा है इसमें। अच्छा, ये पहले यूनिट वाइज पहले यूनिट वाइज आता था, अब हटा दिया है। 7 तो आ गया सर। हाँ, नीचे होगा अच्छा, यूनिट यूनिट 4 यहाँ 1। से स्टार्ट है 1, हाँ तो यूनिट 4 का सेकेंड, तो नहीं, कौन सेकंड थर्ड। यूनिट 4 का थर्ड से था। अच्छा, पहले सिलेबस के हिसाब से पेपर बनाते थे ये लोग, तो वैसा है, ठीक है। ये है। थर्ड में ऑप्शन 2। तो क्या बोल रहा है ये कि x1 x2 इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली नॉर्मल है। तो x1 x2 IID नॉर्मल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है। तो x1 x2 IID नॉर्मल 0 1 है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि, है ना, सो दे आर आस्किंग सेकेंड ऑप्शन में हो जाए फॉलोइंग आर करेक्ट, है ना। तो पूछ रहा है हमसे कि कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x1 प्लस x2 इज, ये कहना क्या चाह रहा है, द कंडीशनल x1 गिवन x1 प्लस x2 इज दिस। अच्छा, ओके, दिस इज व्हाट, तो है ना, यही पूछना चाह रहा है ये क्या होगा। तो मान लो अभी के लिए आप ऐसा समझो कि कंडीशन है ना इक्वल टू समथिंग है, मान लो n है, तो ये क्या होता है। हाँ, तो ये तो आसान है ना। मुझे ये बताओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन, या ऐसे समझाता हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 गिवन x1 प्लस x2, ये आपको पता है कितना होता है। सर वो मीन ऑफ अगर सब मतलब एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन वाई यूजुअली अगर दिया हो और अगर वाई का डिस्ट्रीब्यूशन पता हो तो वो मीन ऑफ एक्स इनटू कंडीशनल मीन होता है ना। नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। मुझे ये बताइए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x इज इक्वल टू k इज व्हाट, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अरे भाई, k गिवन है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये k होगा। यहाँ गिवन है n है, तो यहाँ n होगा। इसको ब्रेक कर दो 2 पार्ट में, तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करो। तो जब इसको 2 पार्ट में ब्रेक करोगे आप, तो ये बनेगा, आपको पता ना x1 x2 IID है, तो x1 गिवन दिस प्लस x2 गिवन दिस, और x1 x2 IID है, दोनों सेम ही होगा। तो ये 2 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x1 प्लस x2 n कितना हो जाएगा, ये n रहेगा। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन
x1 प्लस x2 इज इक्वल टू n कितना होगा 1/2n। n तो क्वेश्चन में था नहीं, वो तो मैंने अपनी मर्जी से समझाने के लिए लिखा है, तो हटा दो n। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x1 प्लस x2 इज हाफ टाइम x1 प्लस x2। तो ये हो गया फॉर्मूला जिसका मैंने प्रूफ लिख दिया, एक्चुअली ये फॉर्मूला ही है। तो यहाँ पे नॉर्मल से कोई लेना देना नहीं है, अगर नॉर्मल नहीं भी होता ना तब भी आंसर होता। तो नॉर्मल का कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होता तो आंसर ये सही होता। ये है। ठीक है। अब 7। सेवन में ऑप्शन 3। समझ रहे, XI with the sequence of IID Bernoulli with probability P, which of the following sequences are sequence of estimator are consistent। okay, तो ये ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो मुझे ये बता रखा है कि है ना, जो एक्साइज हैं वो बर्नौली P है, तो कौन सा इनमें से P का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है? तो कौन सा ऑप्शन डाउट है? ऑप्शन 3। तो आपको आइडिया है, एक थ्योरम होता है x इज बर्नौली P इफ एंड ओनली इफ x की पावर n इज, कोई बताइए जिनको समझ आ रहा है। x का डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली P है, तो x की पावर n का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, चाहे n कोई भी नेचुरल नंबर हो। बर्नौली पी। जी, तो ये बर्नौली ही रहेगा, क्योंकि उसकी वजह ये बर्नौली का सपोर्ट 0 1 होता है, तो 0 1 की पावर कुछ भी लोगे तो 0 1 ही रहेगा। तो ये है, तो कहने का मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन एक ही है, सेम ही है। ठीक है। नेक्स्ट 9। तो जो 9th है कि x1 x2 x10 be a random sample of size 10 from continuous distribution, ये truncated exponential distribution है। तो मतलब यहाँ पे मैं जैसे कहता हूँ ना, पिछले बार भी लिखा था x माइनस थीटा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 1, ठीक है। तो अगर इसका नाम मैं y रख दूँ तो y का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 1। नाउ consider a problem of testing hypothesis theta is less than equal to 3 against theta is more than 3 based on the sample this L theta denotes the likelihood function and this। okay, तो अब कहना क्या चाह रहा है? ये 4 ऑप्शन है ना, किस सारे ऑप्शन में डाउट है? हाँ। अच्छा, तो इसमें ये है कि हमें बता रखा था कि x माइनस थीटा एक्सपोनेंशियल 1 है, क्योंकि x का PDF उसके अकॉर्डिंग है ना, क्योंकि x का जो PDF है e की पावर माइनस ऑफ x माइनस थीटा है, ठीक है, x मोर देन इक्वल टू थीटा था। तो ये हो जाएगा। अब पूछा क्या है, सो लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना आता है, इसमें क्या दिक्कत है? हमें फाइंड क्या करना है? सो व्हाट इज द लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ x, चलो x का PDF देखो। सो लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ x, इसका लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं। तो क्या होता है, प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n e की पावर माइनस एक्स आई माइनस थीटा, और यहाँ है थीटा लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई हो जाएगा। सो थीटा लेस देन ईच एक्स आई मतलब थीटा लेस देन x1, थीटा लेस देन x2, थीटा लेस देन x3 एंड सो ऑन, थीटा लेस देन ऑल। तो इसका कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा, मिनिमम ऑफ ऑल। तो इसका जो लाइक्लीहुड फंक्शन एट द एंड आएगा वो आएगा, इसको ब्रेक कर दो अलग अलग, e की पावर माइनस एक्स आई, ई की पावर माइनस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस थीटा, ई की पावर n थीटा और e की पावर माइनस समेसन एक्स आई, और ये इंडिकेटर फंक्शन थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो ये आपका लाइक्लीहुड फंक्शन है। अब कहना क्या चाह रहा है, ये पहला ऑप्शन में है सुप्रीमम ऑफ एल थीटा वेयर थीटा लेस देन इक्वल टू 3, तो मैक्सिमाइज करना है। आप इसको मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, थीटा की वैल्यू 0 से 3 में है, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्या आप मैक्सिमाइज कर पाएंगे? हाँ। निकालिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, क्या आएगा? ये पता है आपको, ये फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, अगर मैं इसको अलग अलग लिखता
तो ये तो मैंने साथ में कंबाइन कर दिया ना, इसको अलग लिखता अगर मैं, ये ऐसा है, लाइक्लीहुड फंक्शन इज ई की पावर एन थीटा ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई थीटा लेस देन इक्वल टू x1। तो मुझे बताइए ये फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन। एमएलई क्या होता है, मैं पूछ रहा हूँ इसमें एमएलई क्या होगा, व्हाट इज द एमएलई इन दिस लाइक्लीहुड फंक्शन, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या है। एक्स बार आएगा। नहीं एक्स बार नहीं आएगा, बताइए इस पीडीएफ में एमएलई क्या आएगा, एमएलई ऑफ थीटा, या इस लाइक्लीहुड फंक्शन में एमएलई क्या होगा, है ना। एमएलई बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब वो लोग जिनको एमएलई नहीं निकालना आ रहा है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नहीं निकाल रहा है, वो तुम प्रिंसिपल कंपोनेंट और एस्टिमेबल और ये क्या क्या पढ़ना चाह रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर तुम ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर नहीं चढ़ पा रहे हो और तुम 100वें फ्लोर पे सीधा चढ़ रहे हो तो गिरोगे धड़ाम से और मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं आ रहा कोई मतलब नहीं है। ये मेरी बीएससी वाली चीज़ें हैं, अगर वो सब नहीं ठीक से कर पा रहे हो तो। हाँ जी x1 सर। हाँ एमएलई जो होगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा, है ना। इसलिए मैंने कहा पहले उन टॉपिक से पकड़ बनाओ जो जैम गेट वाला था, फिर उन टॉपिक पे आओ जो नहीं पढ़े, फिर सीखो उसको आगे। एटलीस्ट नेट के वो क्वेश्चंस तो कर लो जो जैम गेट वाले हैं, उतना तो हो जाने चाहिए। फिर बाकी टॉपिक्स पढ़ो, समझो, पूछो, मुझे भी सीखने को मिलेगा ये चीज़ें। एनीवे तो एमएलई फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, और यहाँ बता रखा है इसने क्या है कि इसे पूरा ऑप्शन मैंने इसको कट कर दिया ना, कह रहा है इस इफ x1 इज दिस, है ना। तो इफ वाला पार्ट मैंने यहाँ कट किया है, देखो तो यहाँ पे ना यही हिंदी में लिखा है, इसी चीज़ को हिंदी में लिखा है ना, आगे होगा। तो सुप्रीमम ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू 3 है, और थीटा लेस देन इक्वल टू 3 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू वही होगी जो है ना। तो यहाँ पे एमएलई ऑफ थीटा जो है ना मैक्सिमम होगा जब थीटा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है थीटा के रेस्पेक्ट में, सो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन विद थीटा। तो थीटा की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो इसको मैक्सिमाइज करेगी। सो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो हो जाएगा ई की पावर एन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक इंटू ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई, यही आएगा, ठीक है। और आपका एन क्या था, 10 था, ये है। और ये बता रखा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इसमें जो एमएलई है वो इसका जो मैक्सिमाइजर है ना वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो इसका मैक्सिमाइजर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। मैं एक बार यहाँ देख लेता हूँ ना, तो यहाँ था इफ, है ना, देखो ये कह रहा है ना इफ x1 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो मैं कह रहा हूँ जो हमारा पीडीएफ था, फिर से मैं लिखता हूँ ई की पावर माइनस एक्स माइनस थीटा एक्स लेस देन थीटा एक्स मोर देन थीटा, यही है। एंड तो लाइक्लीहुड फंक्शन जो आया है वो ई की पावर एन थीटा ई की पावर समेसन एक्स आई, और यहाँ थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ये इसका एमएलई क्या होता है, एमएलई ऑफ थीटा इज फर्स्ट ऑर्डर, एमएलई होता है कि थीटा की वो वैल्यू जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दे। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। एंड तो रख दो इसमें थीटा की जगह फर्स्ट ऑर्डर, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू या सुप्रीमम वैल्यू जो चाहिए वो जो आ जाएगा लाइक्लीहुड फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू थीटा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू थीटा है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो मैक्सिमम ये है क्योंकि ये खुद लेस देन इक्वल टू 3 है और ये डोमेन में है। आपको पता है ना कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम अपने डोमेन के पॉइंट पे होता है, तो इसका डोमेन जो है ना लाइक्लीहुड फंक्शन है वेरिएबल थीटा है, और इसका डोमेन क्या है लेस देन इक्वल टू x1, तो ये मोर देन 0 लेस देन इक्वल टू x1, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमा है ये, ठीक है। तो अभी आंसर आ गया कि थीटा को हटा के रख दो, n तुम्हारा 10 है, थीटा को रख दो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई, तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन यही है। तो पहला तो ट्रू लग रहा है, ठीक है, सो फर्स्ट वन इज ट्रू। एंड दूसरे पे आओ, दूसरे वही है। अब यहाँ ध्यान दो, चेंज हो गया, थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया। तो x1 मोर देन 3 है, तो अब समझो x1 मोर देन 3 है और फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पे है, x1 पे, है ना, और x1 मोर देन 3 है और हमें लेस देन इक्वल टू 3 पे मैक्सिमाइज करना है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा क्वेश्चन कहता है, ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन कह रहा है इसमें कि थीटा तुम्हारा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, और क्वेश्चन कह रहा है कि x1 जो वो 3 से ज़्यादा है और थीटा जो वो 3 से कम है। थीटा ये 3 है, इधर है थीटा और इधर है x1, और डोमेन क्या है ना, मान लो डोमेन 0, सो 0 से x1 आपका डोमेन है, लेकिन फंक्शन का डोमेन 0 से 3 ही है,
है ना, यहाँ पे क्योंकि क्या ना यहाँ पे थीटा इसने 3 पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो क्या होगा अब, तो कहाँ पे मैक्सिमम होगा मुझे बताओ, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? 3 ना सर? नहीं, हमें क्या देखना है, 3। लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है मुझे। सो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो x1 अगर 3 से ज़्यादा भी है, लेकिन हमें कह रहा है कि सुप्रीमाइज जब थीटा की वैल्यू तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 3 है, ये कहना चाह रहा था, इस पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सो थीटा की वैल्यू जब 0 से 3 में है और x1 कह रहा है 3 से ज़्यादा है, तो मैक्सिमा तो x1 पे ही होगा, लेकिन हमें 0 से 3 में मैक्सिमाइज करना है इसको। जी बताइए। 3 पे ही होगा। तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि इसका अगर हम लाइक्लीहुड फंक्शन का ग्राफ बनाते, ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो इंक्रीजिंग फंक्शन था, ऐसा जा रहा था, तो ये है x1 आपके पास, ठीक है। मैं जस्ट ग्राफ बनाने को, देखो लाइक्लीहुड फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ थीटा वर्सेस एल थीटा, ये ग्राफ है। सो बीच में अब यहाँ पे 3 है, तो बोल रहा है 0 से 3 में किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो 3 पे ही मैक्सिमम होगा। हाँ, क्योंकि अगर 0 से 3 फिक्स कर दिया, हालांकि मैक्सिमा का पॉइंट ये है, x1 है डोमेन में, यहाँ पे डोमेन में तो ये है, लेकिन वहां इसने कह दिया कि थीटा तुम्हें लेस देन इक्वल टू 3 लेना है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो x1 की जगह यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, तब जाके सही होता, ये चीज़ है, क्योंकि 3 पे ही मैक्सिमम हो जाएगा, ये डोमेन में तो है ही नहीं थीटा x1, वहाँ पे जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग, तो ये गलत हो गया। तीसरा क्या है, जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है थर्ड फोर्थ कि अल्फा, द क्रिटिकल रीजन, अच्छा ये पूछ रहा है कि द क्रिटिकल रीजन फॉर लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑफ साइज अल्फा फॉर टेस्टिंग h0 अगेंस्ट h1 इज दिस। तो हमारा h0 क्या था और h1 क्या था इस क्वेश्चन में, ये क्या थीटा लेस देन इक्वल टू 3, ये था जी क्वेश्चन में, थीटा लेस देन इक्वल टू 3, थीटा मोर देन इक्वल टू 3, मोर देन 3, यही है। तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास, तो क्रिटिकल रीजन निकालना तो आता होगा, क्या करते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर, हालांकि ये फिर से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्या है, ये यही मोर देन इक्वल टू है, यहाँ भी मोर देन इक्वल टू है, दोनों में एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा। तो ये फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर तुम एक्सपोनेंशियल फैमिली में मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी चेक करोगे, तो इसमें क्या होता है, इस वाले का अगर मैं लिखूँ, ये जो पीडीएफ था ना, पीडीएफ क्या था, e की पावर माइनस एक्स माइनस थीटा, सो e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर थीटा, अगर वैसे कन्वर्ट, तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट पे थीटा डिपेंड कर रहा है ना, थीटा और सपोर्ट डिपेंडेंट है, तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर नहीं है, तो मोनोटोन लाइक्लीहुड रेशियो प्रॉपर्टी में भी यहाँ काम ना करे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, तुम क्रिटिकल रीजन निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, तो ये टेस्ट है ना, तुम्हें पता है लाइक्लीहुड फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये समझ आ रहा होगा, अभी पीछे जो बताया था मैंने, इंक्रीजिंग है ये, एल थीटा इंक्रीजिंग था, तो यहाँ तुम्हें थीटा इज इक्वल टू 3 अगेंस्ट थीटा इज इक्वल टू एम एल ई लेस देन इक्वल टू सम के करो, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1, ये कह रहा हूँ। तो ये जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का जो थ्योरम है वो लगाओ आप, तो ये क्या आएगा, लाइक्लीहुड फंक्शन आपका आया क्या था, यही था, लेस देन इक्वल x1, और एम एल ई x1 था, तो यहाँ से निकालोगे तो क्या आंसर आएगा बताओ, इसमें थीटा को 3 रखो, तो थीटा को जब 3 रखोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, e की पावर 3 थीटा, और यहाँ e की पावर माइनस समेसन एक्स आई, और अपॉन क्या आएगा, ये मुझे लग रहा है सीधा सीधा वो चेक कर ले हम, प्रोबेबिलिटी लगा के, इतना क्यों कर रहे हैं, 1/3 माइनस ना, मतलब इतना चेक करने के बजाय हम सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी निकाल ले, है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि देखो इनमें से एक सही होगा ही, तो क्रिटिकल रीजन तो मुझे दिया हुआ ही है ना, तो बस मैं ये चेक कर लेता हूँ कि साइज क्या आएगा इसका, तो साइज का फॉर्मूला क्या है, बताओ जी, और जब साइज में h0 आपका
वो है, तो यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, तो यहाँ x1, मैं बस थर्ड ऑप्शन को चेक करता हूँ, तो मोर देन इक्वल टू 1/3 माइनस 10 log अल्फा, ये प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे कितना आएगा? जैसे कल मैंने बताया था कि यहाँ भी बताया एक्स आई माइनस थीटा एक्सपोनेंशियल 1 है, सो x1 माइनस थीटा क्या होगा? एक्सपोनेंशियल n होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, और इसको मैक्सिमाइज करना पड़ता है ना, सो व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी? x1 का पीडीएफ लिख पाओगे? तो x1 का जो पीडीएफ आएगा ना यहाँ से, अगर मैं t में लिख दूं तो इसका पीडीएफ होगा, एक्सपोनेंशियल n है यहाँ, रेट n है, तो e दिस, एंड यहाँ पे जस्ट आपके पास आ जाएगा t माइनस थीटा एंड t मोर देन इक्वल टू थीटा। ये पीडीएफ है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, चेक कर लो जी। सो तो ये निकालो, प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे ये? या मैं थीटा घटा दूं, थीटा कितना यहाँ पे घटाएंगे, मैक्सिमम जो है ना 3, तो मुझे लग रहा है ये फोर्थ वाला ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है ना? So, देख के ही समझ आ रहा है, Yes, ठीक है ना? वो देख के इसलिए समझ आ रहा है क्योंकि थीटा की 3 वैल्यू रखेंगे तो होगा क्या, मैक्स थीटा जो है ना हमारे पास, तो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे h0 में क्या, थीटा लेस देन इक्वल टू 3 है ना, तो ये मतलब कहने का मतलब ये जो टेस्ट है ना, थीटा इक्वल टू 3 अगेंस्ट थीटा मोर देन 3, ये टेस्ट सॉल्व करना जो हम अभी कर रहे हैं वो सेम ही है, तो उससे सेम ही आंसर आएगा, ये रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इसमें थीटा को जब 3 रख देंगे ना यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस 3 का जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल n हो जाएगा। तो ये मैं अब अभी पहले सॉल्व कर रहा था मैं सी ऑप्शन, अब मैं डी सॉल्व कर रहा हूँ सो दैट कैलकुलेशन ईजी हो। देखो 3 माइनस यहाँ 1/10 ये आ जाएगा ln अल्फ़ा, तो यहाँ से टी कर देंगे तो -1/10 ln अल्फ़ा, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी, xi माइनस 3 का एक्सपोनेंशियल n, एक्सपोनेंशियल n में इस पॉइंट पे मुझे, तो ये आता है e की पावर माइनस, मतलब मैं बोल रहा हूँ एक्सपोनेंशियल में x मोर देन x की प्रोबेबिलिटी पता है ना, e की पावर माइनस लैम्डा x होती है, एक्सपोनेंशियल है, यही लगाओ। तो यहाँ पे x की जगह ये नंबर रखो और लैम्डा की जगह तुम्हारा 3 है थीटा, ठीक है, यहाँ पे n है ना 10, तो कितना आ जाएगा, ये 10 है ना, n तुम्हारा 10 है इस क्वेश्चन में शायद, है ना, तो ये आ जाएगा माइनस, रेट यहाँ 10 है तो 10 इंटू दिस x, तो ये -1/10 ln अल्फा, ln अल्फा, ये 10 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये अल्फा आ गया, तो इसलिए फोर्थ सही है, थर्ड गलत है। तो जिन लोगों ने गेट रूट का पेपर ढंग से किया ना जैम गेट के, उनके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होने चाहिए, ये तो वही मैं लगा रहा हूँ जो वहाँ जैम गेट में करते हैं, इस तरह क्वेश्चन जैमों में भी आए हैं, ठीक है। जैसे फाइनली आंसर जो हुआ फर्स्ट एंड फोर्थ सही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। 10 में ऑप्शन 4। अच्छा, ये कह रहा है x1 x2 xn बी IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, एंड ये आपके पास MLE है, ठीक है। चलिए देखिए, तो जो MLE आता है नॉर्मल में वो 1/n समेसन xi, अब जानते हैं x बार, और सिग्मा स्क्वायर का MLE आता है 1/n समेसन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये MLE आता है नॉर्मल में। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, पहला फोर्थ में डाउट है आपको, तो फोर्थ कह रहा है कि n स्क्वायर सिग्मा हैट 4 अपॉन n माइनस 1 n प्लस 1 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा की पावर 4, तो सिंपल एक्सपेक्टेशन निकाल लो, तो इसको अगर एस स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे बेटर रहेगा, तो n माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये n माइनस 1 एस स्क्वायर बाई n है एक्चुअली, ठीक है। अब इसका अगर स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, सिग्मा पावर 4 है ना, तो सिग्मा हैट की पावर 4 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये n माइनस 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर s की पावर 4, यही ना। अब आपको पता है हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ s की पावर 4, आपको पता है वेरिएंस ऑफ s स्क्वायर क्या होता है, 2 सिग्मा रेज़ टू 4 अपॉन n माइनस 1। जी जी, तो इसको लगाइए तो यहां से ये आ जाएगा, ओके, और ये आ जाएगा, तो फिर आप यहाँ एक्सपेक्टेशन लगा दीजिए, काम हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा हैट 4 इज दिस वन,
तो इसका एक्सपेक्टेशन लेने के आप दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगाइए, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो पहले ये निकाल लो यहाँ से, क्या आएगा बताओ, वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ करो। ई ऑफ एस स्क्वायर पता ही होगा, सिग्मा स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन है ये कितना आएगा, ये आएगा 2 सिग्मा की पावर 4 अपॉन n माइनस 1 प्लस 4। इसको ठीक से सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, तो सिग्मा की पावर 4 बाहर निकाल दो, कितना बचेगा, n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू सिग्मा की पावर 4। ओके, तो यहाँ से ई एक्स की पावर 4 आ गया। अब यहाँ एक्सपेक्टेशन लगाओ दोनों तरफ, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा हैट की पावर 4 मिलेगा। तो क्या मिलेगा, पुट करो, ये इसकी पावर 4 है, तो ये यहाँ रख दोगे, सो n प्लस 1 n माइनस 1, तो फाइनली जो बचना है यह है n माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ है n स्क्वायर, यहाँ रखोगे n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 सिग्मा की पावर 4, तो ये एक n माइनस 1 कटेगा, ठीक। तो बचा आपके पास क्या, n माइनस 1 n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब उसको वहाँ पे बैलेंस कर लो, इसको उधर ले जाओ, n स्क्वायर इसको नीचे ले आओ, तो ये सही हो गया, तो ट्रू है ये। ठीक है। तो जस्ट एक्सपेक्टेशन लगाना था, हो गया। और इसका बेस में जो थ्योरम है, ये थ्योरम यूज हो रहा है इनडायरेक्टली, इससे सारा कुछ आ जाएगा जो मैं कह रहा था। इस पे एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ लगाओगे तो ई एस स्क्वायर आ जाएगा, दोनों तरफ वेरिएंस लगा दोगे तो ई एस मतलब वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ई एस की पावर 4 आ जाएगा, और फिर उससे ये भी आ जाएगा। ठीक है। पार्ट बी में क्वेश्चन और बताइए। ऊपर इसके इसके ऊपर एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। अच्छा, ये पीडीएफ इसमें शायद नीचे है, देखते हैं, रुकिए। तो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बताइए इसमें, पार्ट बी में कौन सा, पार्ट बी ऊपर होगा ना। सो ये यूनिट 4 का चल रहा है ना, पार्ट बी का होगा ये, यूनिट 4। अच्छा, ये इधर आ गया, यूनिट 3 में आ गए। तो यूनिट 3 8 क्वेश्चन, यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन। पहले सिलेबस के हिसाब से पेपर बनता था, अब हटा दिया उसने, ये पहले था सिलेबस के हिसाब से पेपर बनता था। ये कब का है, 2023 जनवरी का। आई थिंक ये 22 से तक है क्या, 22 का है मे बी, पता नहीं, बताओ। इसमें डाउट है जी, यूनिट 4 में कौन सा डाउट है। 6 6 नंबर है कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल है नॉर्मल थीटा थीटा से, जहाँ पे है ना अब देन mle ऑफ थीटा निकालना है। तो ये तो मुश्किल नहीं है, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है आपको, लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर देना है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना। ये तो बिना सॉल्व किए हो जाएगा, थीटा पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ, तो ये तो मेरे इसमें मुश्किल क्या है जी, आपको पीडीएफ लिखना आता है, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना आता है, तो हो तो गया। एक्स नॉर्मल थीटा कॉमा थीटा है, मतलब म्यू की जगह भी थीटा और सिग्मा स्क्वायर की जगह भी थीटा रखना है। तो आप इसमें पीडीएफ लिखो, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, फिर लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लो, जिसका मान लो स्मॉल एल थीटा है, एल डैश थीटा निकालो, इसको 0 पुट करो, जो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी एम एल आएगी। ऐसे निकाल रही थी लेकिन चलो नहीं आ रहा था। ठीक से कैलकुलेशन करो, क्यों नहीं आएगा, गलती कहाँ करते हैं, आपने सिग्मा स्क्वायर को थीटा स्क्वायर रखा होगा, नहीं थीटे रखा। तो फिर कहाँ दिक्कत आएगी, क्यों आंसर नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी आंसर नहीं आएगा। वो तो कहीं मिस्टेक, जैसे मैं भी कभी मिस्टेक करता हूँ तो नहीं आता आंसर, मिस्टेक नहीं करोगे आंसर कैसे नहीं आएगा। ये इधर रूट रूट थीटा मैंने थीटा रख दिया था। ठीक है ना, हो गया, इससे कहिए हाँ आप। ठीक है, अब हो जाएगा शायद। ये हो जाएगा, वो रूट बाई हो सिग्मा है ना, इससे आ जाएगा, बस वही। अब लाइक्लीहुड लिखना है, लॉग लगाना, डिफरेंशिएट करना, 0 करना, आ जाएगा। ठीक है। हम्म अब एक है 3 इसी में 3। 3 हाँ, हाँ ये वही पीडीएफ है, ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल। तो बीच में वैल्यू निकाल। इस तरह के क्वेश्चन है, जैम में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आए हैं, वहाँ आप देखेंगे आप। तो पूछ रहा है कि हमारे पास यहाँ फिर से मैं यही कहूँगा
कि एक्स आई माइनस थीटा एक्सपोनेंशियल 1 है, ठीक है। तो अब ये पूछना चाह रहा है कि दिस इज 100, तो बहुत आसान नहीं है, आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालना है जी, थीटा मोर देन इक्वल टू x1 माइनस 1/n ln क्या लिखा हुआ है 10 ये 90% से आ रहा है। x1, तो आसान है। इसमें क्या करना है आपको, आप मुझे बताइए यहाँ से x1 माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये 0 से ऐसा होगा 1/n ln 10, चेक कीजिए, पहले थीटा माइनस x1 करेंगे फिर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना अभी बताया था कि ये जब है ना, हो जाएगा x1 माइनस हाँ, हो थीटा क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल n, CDF से निकालेंगे। तो एक्सपोनेंशियल n ये CDF हो गया, तो ये CDF है, सो 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, सो लैम्बडा आपका यहाँ पे n है, x आपका ये नंबर है, तो n कट गया, सो 1 माइनस ई की पावर 1/10, तो ये आ गया 9/10 मतलब 90%, ठीक है। तो आंसर इज 90%, ठीक है, तो मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया 90%। ठीक है सर, हो गया। हो गया। बाकी और किसी का डाउट है इसमें बताइए। आप एक एक पेपर ईयर वाइज सॉल्व कीजिए, अभी फिर 2 दिन बचा है एग्जाम में, तो कल का ही बस बचा है, परसों एग्जाम है, तो अब यही कर सकते हो कि जो टॉपिक आता है अच्छे से उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगर जो टॉपिक आता है जिसकी तुम्हें गलतफहमी है उसके भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो तुम्हें नहीं आता है, ठीक है ना, चाहे वो बेसिक रैंडम वेरिएबल हो, चाहे एमएलई वाला टॉपिक हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, या चाहे टेस्टिंग हो, चाहे है ना इन्फेरेंस हो, है ना। कई बार बच्चों को गलतफहमी रहती है कि मुझे सर सब आता है, मुझे नई चीज़ें पढ़ना है, और जो आता है उनमें से भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो एग्जाम नहीं निकलना है, क्योंकि एग्जाम निकलना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने से, कितना आता है उससे एग्जाम थोड़ी निकलता है, एग्जाम उससे निकलता है कि कितने क्वेश्चन आप सही करके आओगे एग्जाम में, तो जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे उससे एग्जाम निकलेगा। एग्जाम वालों को इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितना विद्वान हो, उनको बस ये मतलब है कितने क्वेश्चन आप सही करके आ रहे हो, उससे मार्क्स आएगा, उससे रैंक आएगा, उससे क्वालिफाई होगा। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है, सही आंसर निकाल पाओगे तभी एग्जाम निकलेगा, चाहे आप कितना जानते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेटर है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अभी लास्ट के 1-2 दिनों में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उससे ही होगा, ठीक है जी। यूनिट 4 में क्वेश्चन आईडी 458 किस पार्ट का है? ये MSQ है। MSQ है, तो मतलब 4th यूनिट में, तो क्वेश्चन नंबर देखिए ना, पेपर तो ग्रुप में भेजा है इन्होंने, क्वेश्चन देख के बताइए मुझे। अच्छा, मैं जो पेपर खोला हूँ मेरा अलग है। नहीं नहीं, क्वेश्चन अभी इन्होंने ग्रुप में भेजा, वो वहीं से मैं डाउनलोड किया हूँ अभी, देखिए ग्रुप में अभी भेजा होगा इन्होंने, तो उसमें चेक कीजिए, इसमें यूनिट वाइज डिवाइडेड है ना, यूनिट में नंबर भी, जैसे यूनिट 4 क्वेश्चन नंबर 8, तो ऐसा मुझे बताइए यूनिट 4 का कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन देख के। और क्वेश्चन आईडी मेरे में दिया है 458। तो आपको क्वेश्चन तो पता है ना कौन सा है, यही पेपर है दूसरा पेपर है? हाँ, नीचे करेंगे तो हम बता देंगे हम्म धीरे धीरे। इरिगेशन का है। अच्छा, तो सर 17। 17 है, अच्छा, तो ये वाला। यस, यस सर। हम्म इसका सर ऑप्शन 2 जो वेरिएंस वाला पार्ट है वो नहीं समझ आ रहा है। कंसिडर सिंपल लीनियर मॉडल वाई आई जो कि है बीटा एक्स आई प्लस एप्साइलॉन आई, है ना, एंड ठीक है, जहाँ पे एक्स आई नॉन रैंडम पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट है, हाँ, कंसिडर 2 एस्टिमेट्स ऑफ बीटा गिवन बिलो। विच आर करेक्ट, तो बोथ बीटा 1 हैट बीटा 2 हैट आर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा, एंड कौन सा ऑप्शन में डाउट है? ऑप्शन 2 जो वेरिएंस लार्ज मतलब वेरिएंस वाले पार्ट में अच्छा, डाउट है। बीटा 1 हैट लार्जर वेरिएंस देन बीटा 2 हैट, तो वेरिएंस निकालना पड़ेगा इसमें, तो सो मेनली 2 एस्टिमेटर है, इसका वेरिएंस आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे जो मॉडल है आप एप्सिलॉन आपका नॉर्मल 0 सिग्मा आई स्क्वायर है ना, तो इससे अगर आपसे ये पूछा जाए इनमें से इसका लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर कौन सा आता है?
बीटा 2 आएगा। बीटा 2 आएगा। तो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ब्लू होता है ना, लेकिन यहाँ पे तो वो है लेकिन वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में है, तो यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो अल्फा 0 कर रखा है ना, बस यही होता है ना सिंपल लीनियर मॉडल का, अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो अल्फा को इन्होंने 0 कर रखा है, ये चीज़ है। सो ठीक है सर, तब तो हो गया। ठीक है, समझ गया बीटा ना, 2 ब्लू है, बीटा 1 का वेरिएंस आधा होगा। ठीक है ना। हम्म। एक और क्वेश्चन है इसी में, एमएलडी का, नीचे हो गया क्या? नहीं शायद ये खत्म हो गया, ये लास्ट ही था। रिग्रेशन का। ये 17 क्वेश्चन ही था इसमें, तो इससे आप पता चला कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ये 17 क्वेश्चन पार्ट यूनिट 4 में 17 क्वेश्चन है। मतलब 100 मार्क्स के आसपास स्टेट्स के आते हैं क्या? वो आप काउंट कीजिए देख के, एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का है, तो इसमें टोटल आपके 17 क्वेश्चन है, 17 गुने 4.75 अराउंड 80 मार्क्स आएगा ये, ठीक है ना। 85। 80 ये हो हाँ गया ये। अराउंड ना, 80 यूनिट सी पार्ट सी में आ गया। अब पार्ट सी में जो है लीनियर रियल भी होगा, तो लीनियर रियल भी अराउंड 80 मार्क्स का होगा। आपको अटेम्प्ट कितने मार्क्स से करने होते हैं, 20 क्वेश्चन करने होते हैं ना, तो 20 गुने पार्ट बी। 4.75 मार्क्स, आपको 20 क्वेश्चन ही करने, 17 स्टैट्स के ही हैं। इसमें मान लो 17 में आपको 10 आपके लेवल का है, तो 10 मान के चलो, 10 यहाँ से करोगे, लीनियर रियल के भी 20 क्वेश्चन होंगे कम से कम, तो उस 20 में आप 10 लगा लो, तो 10 10 हो गया। लीनियर रियल के 20 क्वेश्चन कम से कम होंगे, आप काउंट कर लो पेपर में जाके, आपके पास ईयर वाइज पेपर है तो आप खुद ये कर सकते हो। तो आपको यूनिट सी में सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सो 10 क्वेश्चन लीनियर रियल मिला के अटेम्प्ट करो, 10 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स करो, हो गया 20 क्वेश्चन अपने हिसाब से। तो सब कुछ जानने की जरूरत थोड़ी है इसके लिए कि यूनिट सी में 60 क्वेश्चन है, 60 के सोल्यूशन जानने की जरूरत ही नहीं है, हमें 60 में फिर 20 के सोल्यूशन जानने की जरूरत है, तो उससे हो जाएगा काम, है ना। ये तो यूनिट 3 चल रहा है ना, मतलब यूनिट 4 ये तो मार्को चेन ये सब है। चलिए सर, ठीक हाँ है। यूनिट 4 का है ना, पहला क्वेश्चन, फिर ऐसे ही ऐसे लिखता है यूनिट 4 फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड को 17 क्वेश्चन था, तो ये है सेक्शन सी में, है ना, ये है। मैथ्स में एक दो डाउट है रियल में। बताइए, मैं कोशिश कर सकता हूँ ये मैं इस पेपर में मैं स्क्रीनशॉट भेज दूं क्या? हाँ ग्रुप में भेजिए सीधा सीधा तो भी चलेगा। यही है कि भेजिए ग्रुप में भेजिए, जिनको नेट के पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चन डाउट है, आप ग्रुप में फोटो भेजो डायरेक्टली, तो भी ट्राई कर सकता हूँ मैं। भेज दिया। हम्म एक हम्म ये कह रहा व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रियल नंबर डेल्टा सच दैट वेन एवर एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा वी हैव कॉस एक्स माइनस कॉस वाई लेस देन √2। अच्छा, तो इसको सॉल्व करके आपको एक्स माइनस वाई मिलाना है, तो ये प्रूफ टाइप का हो गया ना। तो मतलब ऐसा है, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कैसे आप ला पाएंगे। तो कॉस का वो लिखिए, क्या लिखेंगे, कॉस का एक्सपेंशन लिखिए इसमें, कॉस एक्स कॉस वाई का, और एक्सपेंशन लिख के वो एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, जो बचेगा उसको क्या करना होगा, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। सो मुझे एक्स माइनस वाई टाइम समथिंग आएगा, है ना, ये लेस देन इक्वल टू √2 है, मतलब सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई आएगा, के एक्स वाई। तो इसको मुझे क्या करना होगा, हमें चाहिए व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर डेल्टा, है ना, लार्जेस्ट पॉसिबल डेल्टा। तो इसमें आपको ऐसा ले आना है, तो मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू √2 अपॉन के एक्स वाई, लेकिन जरूरी नहीं पॉजिटिव होगा, तो मुझे इसको लार्जेस्ट करना है, तो इसको मैक्सिमाइज करना, तो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, है ना, ये जितना मिनिमम हो सकता है ये उतना मैक्सिमम होगा, तो इसको मिनिमाइज कीजिए, तो जो के एक्स वाई होगा उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसमें देखिए मिनिमाइज करना होगा।
मॉड है ना, क्योंकि तो मॉड बाहर आएगा ना, तो मॉड बाहर आएगा, तो ये लार्जेस्ट तब मिलेगा मुझे जब ये स्मॉलेस्ट होगा ना, डिनोमिनेटर जितना कम होगा वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। तो इसको मिनिमाइज कीजिए, समझ रहे हैं, cos x cos y का एक्सपेंशन लिखिए और पेयरिंग करके टर्म्स का x माइनस वाई सब में से बाहर आ जाएगा। अब आपको जो बचेगा उसको मैक्सिमाइज करना है, उससे आंसर मिल जाएगा, अच्छा, मतलब मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज। मतलब यही होता है, क्योंकि ये प्रूफ जैसे हम लोग जब कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर रहे होते हैं, क्या यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, ये होता है ना कि आपको दिखाना होता है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन एप्साइलन व्हेन एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा। तो आप ये बोलते हो ना कि फॉर ऑल एप्साइलन मोर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा मोर देन जीरो, इस तरह से है। तो आपको इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो एप्साइलन आपको √2 दिया है और आपको पूछ रहा है बताओ अगर एप्साइलन √2 है तो डेल्टा क्या होगा। तो वो जो प्रूफ, अगर कुछ 2-4 क्वेश्चन के प्रूफ देख लोगे आप, जहाँ पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कैसे करता है, थ्योरम से नहीं, एक्चुअल प्रूफ आप देखोगे तो उससे आपको इजीली पता चल जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos x इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, इसका अगर प्रूफ देख लोगे ना आप तो इसका आंसर वहां मिल जाएगा आपको, समझ आ रहा है। वहां क्या कर रखा होगा, सो वहां आपको हर एप्साइलॉन के लिए वो एक डेल्टा ढूंढ रखा होगा, सो डेल्टा होगा सम फंक्शन ऑफ एप्साइलॉन रहा होगा। तो आपके क्वेश्चन में वो एप्साइलॉन √2 है, तो वहां से डेल्टा नहीं निकल आएगा आपका, तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी जो मैं कह रहा हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन है प्रूव दैट cos x इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, तो इसका प्रूफ आप ऑनलाइन गूगल करेंगे मिल जाएगा, या किसी बुक में देख लीजिए, तो इसका अगर आप प्रूफ देख लेंगे तो उसमें इसका आंसर मिल जाएगा, ये है। ओके, एक क्वेश्चन और भेजा हुआ है। हम्म इसमें जो है कि कंसीडर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपको दे रखा है, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ साइलन आई 0 है, कोवेरियंस आपको 0 है जब डिफरेंट है, ठीक है। सो वाई आई हैट इज द लिस्ट स्क्वायर फिट ऑफ वाई आई, एप्सिलॉन आई हैट इज द करस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड रेसिडुअल, which of the following statement are always correct। तो यहां से आपके पास आ जाएगा क्या क्या दे रखा है कि समेसन एप्सिलॉन आई हैट, ये देखिए थ्योरम है, इससे डायरेक्टली मिल जाएगा आपको, इसमें प्रूव नहीं करना पड़ेगा, थ्योरम ही है ना, ये तो सिंपल थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया है। समेसन एप्सिलॉन आई हैट 0 है, तो उनका नोट देखिए सलब सर वाला नोट, उसमें मिल जाएगा आपको इसका आंसर डायरेक्टली, क्योंकि तो थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं, है ना। जो सौरभ, जो सलब सर का नोट्स है वेबसाइट पर गूगल कर लो जस्ट, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वाला, उसमें आपको इसका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है ना। ये रिजल्ट्स हैं, मतलब इसका मुझे प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो इसका डायरेक्टली रिजल्ट है ये। तो उसमें आप देखिए सलब सर के गूगल करेंगे जस्ट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बाई सलब सर, गूगल अभी करके देखो तो आपको पीडीएफ आ जाएगा, उस पीडीएफ खोलिए, उसको ढंग से पढ़िए, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली रिजल्ट्स हैं ये, तो इसमें प्रूव करेंगे तो इतना एग्जाम में भी मुश्किल से ही कर पाएंगे, तो टाइम लग सकता है ना, ये है। तो ये सब डायरेक्टली याद है तो ईजी, क्योंकि थ्योरम को क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, देखिए और किसी को कुछ पूछना है जी? भेज रहा हूँ सर। भेजिए। सर ये सब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मतलब हिडन ट्रायल से या? कंसिडर फॉलोइंग असर्शंस। स्टेटमेंट 1 है ई की पावर cos t इक्वल नहीं है ई की पावर 2/22 sin t से, फॉर ऑल, इसका 2/22 का पेपर है ये ना, तो फॉर ऑल t बिटवीन 0 to पाई, नहीं इजी है ना, लॉग दो तो अब लॉग ले लीजिए, तो क्या होगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि e की पावर cos t इक्वल नहीं है e की पावर 2022 sin t से, तो दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो ये होगा cos t इक्वल नहीं है 2022 sin t से, sin t को डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो tan t इक्वल नहीं है 2022 के, और t क्या बता रखा है इसने 0 से पाई में, सो tan 0 कितना होता है 0, और tan 90 कितना होता है इन्फिनिटी, तो 0 इन्फिनिटी के भी 2022 आता है, कॉट टी होगा ना, हाँ फॉर ऑल टी, कॉट टी होगा ना,
अच्छा सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कोई फर्क पड़ेगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है। कॉस अपॉन साइन कॉट कर दीजिए। सो कॉट का भी रेंज तो 0 से इन्फिनिटी होता है ना, तो कॉट 0 कितना होता है? इन्फिनिटी। और 0 1 होगा ना, हाँ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ना। और कॉट 90 0, तो 0 और इन्फिनिटी के बीच ये आएगा, तो ये फॉल्स कह रहा है इसका मतलब। है ना, कोई ना कोई, या उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। इसी को मैं ऐसा कर देता, tan t इज नॉट इक्वल टू 1/2022, तो tan 0 0, tan 90 इन्फिनिटी। तो एंगल जब t जब 0 से 90 तक जाएगा तो tan 0 से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू कवर कर लेगा, तो ये भी तो कवर कर लेगा किसी न किसी पॉइंट पे। ये है। तो फॉर सम t tan t विल बी इक्वल टू दिस, तो ये जो लिखा है ये फॉल्स है ना, इक्वल हो सकता है। अच्छा। और अदर पार्ट? S2 में क्या है? फॉर ईच x मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट t बिटवीन 0 to x सच दैट x इज इक्वल टू, तो यहां पे जो कहना चाह रहा है कि x तो पॉजिटिव है और t 0 से x में है, t 0 से x में है, एंड x जो है वो log 1 प्लस एक्स ई की पावर t के इक्वल होगा क्या? क्या ऐसा हो सकता है? तो log को इधर बुलाएंगे तो e की पावर x 1 प्लस एक्स ई की पावर t होगा क्या? और यहाँ t लेस देन x था, तो e की पावर t लेस देन e की पावर x होगा, तो ये लेस देन 1 प्लस एक्स ई की पावर x होगा। नाउ क्या e की पावर x लेस देन होगा? है ना, फॉर सम है ना, देयर एग्जिस्ट था ना, देयर एग्जिस्ट t, क्या कोई ऐसा t होगा जिसके लिए तो e की पावर x लेस देन 1 प्लस एक्स ई की पावर x हो जाएगा, तो काम हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा और अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, क्योंकि x तो पॉजिटिव है, तो अगर इसको इधर बुला लूँ तो e की पावर x 1 माइनस एक्स इज लेस देन 1, e की पावर x 1 माइनस एक्स, ये होगा ना, इसको इधर बुलाएंगे तो 1 माइनस एक्स लेस देन 1, क्या ये लेस देन 1 होगा? या इतना नहीं करना चाहते तो एक काम था, यहीं से हो जाता कि यहाँ से अगर मैं लिखता e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज ई रेज टू पावर t। अब आपको क्या सोचना है कि क्या ये वैल्यू कभी इसके इक्वल आ सकती है, ये चीज है। तो इसमें अगर मैं x टेंस टू इन्फिनिटी लगाता हूं तो क्या आएगा ये? इनफाइनाइट तो ये तो इन्फिनिटी, क्योंकि एल हॉस्पिटल लगा लेंगे आप तो इन्फिनिटी ही आएगा, तो ये इन्फिनिटी पे जाएगी। और x टेंस टू अगर माइनस इन्फिनिटी है तो, लेकिन माइनस इन्फिनिटी हो नहीं सकता ना, x तो 0 से इन्फिनिटी में ही हो सकता है, इसने कहा है पॉजिटिव है। तो x टेंस टू अगर 0 है तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। एल हॉस्पिटल लगा लीजिए फिर से। तो सो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है, मतलब दिस बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी एज x गोज फ्रॉम 0 to infinity, है ना, greater than 0। हाँ वही 0 टू इन्फिनिटी। तो ऐसा जब हम लिख रहे थे, x जब 0 पे अप्रोच कर रहा है तो ये 1 है, और इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो इन्फिनिटी है। अब e की पावर t जो है कह रहा है t लेस देन x है। सो क्या मुझे बताइए आप, ये जो वैल्यू है ना, दिस इज लेस देन e की पावर x, क्या e की पावर x से कम होगा? तो ये x टेंस टू 0 पे कहाँ जाएगा? 1। 1 पे, हाँ, और x टेंस इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे। तो ऐसा मिल सकता है मुझे, यही सोचना है कि क्या t लेस देन x होगा जो ऐसा कर देगा। मतलब ये तो 0 से इन्फिनिटी में है, सॉरी 1 से इन्फिनिटी में है, और ये भी 1 से इन्फिनिटी में है, और हालांकि t भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इक्वल हो सकता किसी मिल तो पॉइंट। जाएगा, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिलना चाहिए। नहीं, दूसरा तरीका ये है ग्राफ बना ले, है ना, एक तरीका ये होता है कि ग्राफ बनाए। सो नहीं तो ऐसे ही कि मतलब ये भी 0 से इन्फिनिटी में वैरी कर रहा है, 0 पे 0 है,
और ये भी 0 पे 0 जा रहा था, और ये इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है। बीच के किसी पॉइंट पे देख लेते हैं। तो बीच के किसी पॉइंट पे अगर मान लो जैसे मैं लिख रहा हूँ कि x को मैंने मान लो अभी के लिए 2 ले लिया, तो x को अगर 2 रखेंगे तो ये हो गया e² - 1 अपॉन 2, है ना। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, कितना आएगा, चलो अब x को 1 ले लेते हैं, बेटर है 2 से अच्छा। तो x को हमने 1 रख लिया, तो ये हो जाएगा e - 1 अपॉन 1, यही ना, e - 1 अपॉन 1। तो ये आ जाएगा, e है 2.732 होता है ना, तो ये होगा 1.732 के आसपास आएगा, ऐसा कुछ 728 ऐसा कुछ होता है ना, 728 होता है शायद, 1.72 आएगा ना, 2.72 जो भी है। तो ये आया किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू x बराबर 1 पे। अब बताओ क्या e की वैल्यू e की पावर t ये वैल्यू अटेन कर सकती है कोई x जब लेस देन, कोई t जब लेस देन 1 हो। अब ये सोचिए, मैंने क्या किया, x को 1 फिक्स कर दिया, तो मैं पूछ रहा हूँ कि अब t लेस देन 1 पे क्या e की पावर t की वैल्यू ये हो सकती है हो सकती है ना। तो बस उससे काम हो जाएगा, इसका मतलब यस, क्योंकि e की पावर t क्या होगा, t 0 से 1 में है, तो e की पावर t e की पावर 0 1 से e की पावर 1 में होगा, तो e की पावर t 1 से 2.732 में होगा, और ये कितना है 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये 1 से तो ज़्यादा ही है, तो हो जाएगा, मिल जाएगा मुझे, कोई ना कोई t तो मिलेगा, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट वाला वैसे ही पहले वाला जैसा है, थर्ड स्टेटमेंट, फर्स्ट वाला लॉग ले लीजिए दोनों तरफ। अब साइन एक्स का ग्राफ मॉड एक्स का ग्राफ बना के कंपेयर कर लीजिए, ये भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो वैसे हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन और दे दो। हम्म इसमें क्या है कि आपके पास 2 वेरिएबल फंक्शन है, तो क्या ट्रू है, ट्रू में क्या क्या है बताइए, ऑप्शंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आसान है, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, सब जैम गेट के सिलेबस का क्वेश्चन है ना, कहाँ दिक्कत है आपको। सर ये बी वाला पार्ट जो है हम्म पार्शियल डेरिवेटिव, अच्छा, तो पार्शियल डेरिवेटिव गेट में आया हुआ है, तो मैं क्या सॉल्व करूँ, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सिंपल डेफिनेशन लगाना है, पार्शियल डेरिवेटिव वाला जो है पार्शियल डेरिवेटिव वाला, पार्शियल डेरिवेटिव है बी और सी, पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, और पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव तो आया है, ये कंटीन्यूअस वाला थर्ड वाला। कॉन्टिन्यूअस, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास ये जो फंक्शन है x माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, यही है, कब अगर x इक्वल नहीं है y के एंड देन 0 है जब x इक्वल है y के। तो इसमें क्या करना है, तो पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो y को कांस्टेंट मान के, ठीक है, डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट टू लगाइए आप u इंटू वी, और अगर मान लो सीधा सीधा डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मान के, 2 टर्म आएगा ना, आएगा 2 टर्म, हाँ 2 टर्म आएगा, और यहाँ 0 रहेगा जब x इक्वल टू वाई, और अगर ये आ गया तो अब मेरे पास एक नया फंक्शन आ गया, इसका नाम मान लो आप gxy। अब आपसे मैं पूछूं कि क्या ये gxy 0 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या करेंगे हम, लिमिट देखेंगे ना। हाँ सिंपल, तो आप लगाइए लिमिट xy टेंस टू 0 0 gxy इज इक्वल टू g 0 0, जो कि ऑलरेडी 0 है, या fx 0 0 कितना आया था आपका, हाँ शायद 1 आया था। हाँ तो वो जो आएगा वो यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो जो भी पहले आपने ये निकाले होंगे fx है ना 0 0, तो अगर fx 0 0 1 आया तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, अच्छा मतलब पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो हम तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं जब नहीं है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब एक्स वाई इक्वल है तो 0 0 बोल रहे हैं, तो 0 0 पे अगर 1 आया था तो 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1 लिखिए 0 0 पे,
मतलब मेनली 0 0 पे, हम तो बाकी पॉइंट पे क्या आया पता नहीं यहाँ पे जो भी है, लेकिन 0 0 पे अगर वैसा आया तो ये लिख लीजिए। ठीक है, समझ गया। समझ गया ना, तो उससे आ जाएगा, बस इसको अब नॉर्मल कंटिन्यूटी चेक करना है, तो जो भी आएगा इसका लिमिट कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ वन आएगा तो कंटिन्यू। हाँ, अगर ये 1 आ गया लिमिट तो कंटिन्यूअस है, नहीं आया तो कंटिन्यूअस नहीं है। हो गया जी, और भी है, सॉल्व कीजिए, पीवाई को सॉल्व कीजिए, हो गया तो ठीक है। एक और भेजा हूँ। है इसका जो है 10 हाफ है, 11 हाफ है, एक्स वाई, अगर एक्स लेस देन वाई है, क्या नंबर निकालने हैं तो मैनुअली करना पड़ेगा, मैनुअली नहीं करेंगे तो क्या कर सकते नहीं, हैं। यहाँ ऑप्शन दिया इक्वल टू हाफ, नॉट इक्वल टू हाफ, ग्रेटर देन, लेस देन हाफ। अच्छा वैसा है, हम्म। तो हाफ तो हाफ तब आता, एक तो ये लेस देन है ना, एक तो ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं, बस इंडिपेंडेंट है, तो वैसे तो सोचना पड़ेगा ना क्या क्या हो सकता है। 0 1 2 अप टू 10 है एक्स, और वाई आपका क्या है, वाई 0 1 2 अप टू 11 तक जाएगा, ये है, प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अब आप बोल रहे हो एक्स लेस देन, मोड। हाँ एक्स मोर देन वाई, सो जब आप बोल रहे हो एक्स मोर देन वाई, मोड से नहीं सोच सकते, मोड। मोड कैसे, एक्स मोर देन वाई की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, सो हाफ आएगा, लेस देन हाफ आएगा, मोर देन हाफ आएगा, यही कहना चाह रहे हैं ना, तो मुझे लगता है लेस दोनों देन तरफ, हाफ आएगा, है ना, दोनों तरफ क्योंकि जैसे सर 11 जोड़ के हाँ ऐड कर दे, वाई को इधर ला दे, तो बाइनोमियल बन जाएगा कुछ। वाई किधर ले आए, वाई को लेफ्ट साइड फिर और एक, 11 ऐड कर दे, ठीक है फिर, तो x प्लस 11 टाइम्स माइनस वाई जो है बाइनोमियल 21 हाफ हो जाएगा, ग्रेटर देन 11। अब ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एक्स में ऐड करें, 11 माइनस वाई, वाई को इधर ला दे, हाँ ठीक है, तो 11 कहाँ से आएगा, मतलब एक्स माइनस वाई, हाँ प्लस 11 हाँ प्लस 11, दोनों साइड हाँ ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ग्रेटर देन, तो x 11 माइनस वाई जो है बाइनोमियल हो जाएगा 21 1/2। यहाँ हाफ हाफ ही है ना दोनों प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल का तो हाफ हो हाफ तो है, लेकिन डिफरेंस मतलब नहीं, आप x प्लस 11 माइनस वाई, हाँ एक्स प्लस 11 माइनस वाई, हाँ, ये बाइनोमियल 21 21 हाफ, ये आएगी। ये कैसे होगा, कौन सा थ्योरम है ये, अरे सर वही x n माइनस एक्स, अगर मैं MGF निकालता हूँ एक्स माइनस वाई प्लस 11 का, तो क्या बन के आएगा ये, एम सर एक्स, वही x फॉलोज ना, बाइनोमियल np तो n माइनस एक्स बाइनोमियल nq, हाँ तो वही किया हूँ। 11 माइनस वाई 11 है वाई के लिए ना। हाँ वो मैं समझ गया, जो यहाँ पे है कि 11 माइनस वाई भी वही रहेगा, बाइनोमियल 11 कॉमा 11 हाफ ही तो रहेगा। और x जो है 10 हाफ है, हाँ प्रोबेबिलिटी दोनों p सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा, एक्स में और इंडिपेंडेंट भी है x वाई। सम ऑफ टू बाइनोमियल, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे अब ये कहना चाह रहे हैं, तो हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पे वही प्रूफ यहाँ से आ जाएगा, मतलब ये जो थ्योरम आप ये अगर अप्लाई कर रहे हैं ना, जो हमारे पास एक थ्योरम होता है कि x इज बाइनोमियल n1p and y is binomial n2p and are independent, then x plus y are binomial, क्या होता है
N1 N1 प्लस plus N2P, अच्छा ये लगा रहे हैं, ओके ठीक है फिर। सो N1 प्लस N2 कॉमा P, ठीक है ना। सो ये थ्योरम है तो इसको यूज़ कर रहे हैं, हाँ सही है। तो यहाँ से आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो x प्लस तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, मान लो इसको कुछ नया नाम देते हैं, Z या WT समथिंग, है ना, एनीथिंग T मान लिया, T मोर देन 11। और ये जो T है आपका, कि यहाँ से N1 आपका 10P था, और जो 11 माइनस वाई है वो भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ से आ गया तो ऐड हो गया 21 हाफ हो गया, ठीक है। सो 21 हाफ में 21 का सपोर्ट क्या है, 0 1 2 अप टू 21। तो इसकी मिडिल वैल्यू क्या है, इसका 22 नंबर है ना ये। मीडियन क्या आता है इसका, मीडियन क्या आएगा, इसका मीडियन क्या है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ बाइनोमियल 21 हाफ? इक्वल्स टू हाफ है ना। एनपी यहाँ कितना आ रहा है, एनपी कितना है, 21/2, 10.5, कितना 10-11 होगा, 10-11 पे सेमी प्रोबेबिलिटी आएगी, ओके ठीक है। 10 और 11 दोनों यहाँ पे होगा, आई थिंक मीडियन, यही ना। एनीवे मैं कहना ये चाह रहा हूँ मोर देन 11, बस आप काउंट कर लो ईच पॉइंट, जैसे 0 1 2 अप टू 20 21। 21 का प्रोबेबिलिटी वही आएगा जो 0 पे आएगा, 1 का वही आएगा जो 21 पे आएगा, 2 पे वही आएगा जो 19 पे आएगा। इस तरह पेयरिंग होगी। तो बीच में जो नंबर्स आएंगे जैसे डॉट डॉट, तो यहाँ से तो ईजिली आ जाएगा डॉट 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 डॉट। अब मान लो यहाँ पे जैसे है 11, यहाँ पे 10, तो 10 11 पे सेम प्रोबेबिलिटी आएगी। अब आप क्या बोल रहे हैं, देखो तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। अब आप क्या बोलना चाह रहे हैं, स्ट्रिक्टली मोर देन 11। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ से कम होगी या ज्यादा होगी 11 को छोड़ दोगे तो? क्योंकि ठीक है ना, अगर ऐसा रहता प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 10 इज इक्वल टू, मतलब x मतलब t, प्रोबेबिलिटी t लेस देन इक्वल टू 10, प्रोबेबिलिटी t मोर देन इक्वल टू 11, दोनों हाफ है एक्चुअली। तो ये हाफ है, यहीं से देख लो ना। तो 11 को आप यहाँ पे छोड़ दिए हो तो वैल्यू घट जाएगी बढ़ जाएगी, अब देख लो घट जाएगी। घट जाएगी, तो लेस देन हाफ हो गया ये, सर आंसर हाफ दिया है। फिर गलत दिया होगा। सो ठीक है ना, इसमें क्योंकि हम तो वैल्यू वाला सब बराबर लिया ना जी, 20 है ना, वो 0 11 21 का सेम आंसर है, 10 11 का, तो इक्वल लगा हुआ है क्या यहाँ पे, इक्वल तो नहीं है। अभी नहीं, मोड मोड भी तो 10 और 11 होगा यहाँ पे। हाँ मोड 10 और 11 होगा, मोड वही मोड 10 11 पे सेम, मोड ही मैं पूछना चाह रहा था एक्चुअली। हाँ मोड जो आएगा मोड, अच्छा मोड यहाँ कितना आता है, n+1 p 11 10 पे सेम प्रोबेबिलिटी आएगी। आप 11 या 10 पे निकालोगे प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, 10 11 पे निकालोगे 21C11 है ना, और हाफ की पावर एट द एंड 21 हो जाएगा। 10 पे भी निकालोगे, मैं टी की बात कर रहा हूँ, 10 पे निकालोगे तब भी यही आएगा, 21C10 जो कि सेम है 21T11। तो प्रोबेबिलिटी तो इक्वल है ना जी। अरे भाई तो खुद ही लॉजिक लगाओ ना आप, जो प्रोबेबिलिटी 0 पे आएगी वही प्रोबेबिलिटी 21 पे आएगी, ये सही है। जो प्रोबेबिलिटी 1 पे आएगी वही प्रोबेबिलिटी 20 पे आएगी, जो 10 पे आएगी वही 11 पे आएगी। तो ये डेटा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अब इसको ऐड करके देख लो चाहो तो सबकी प्रोबेबिलिटी हाफ आ जाएगी, इन सबको ऐड करके देख लो हाफ आ जाएगी, वो ऑब्वियस है क्योंकि टोटल का सम 1 है और आधा इधर है आधा इधर है, दोनों इक्वल है तो हाफ हाफ होगा। अब 11 छोड़ दिया तो 11 पे अगर 0 प्रोबेबिलिटी होती तब जाके इक्वल टू हाफ आता, तो 11 को आपने छोड़ दिया तो कोई पॉजिटिव नंबर आपने कम कर दिए तो लेस देन हाफ ही होना है, तो गलत आंसर है ना। गलत है फिर। ठीक है। ठीक है हाँ वो उसमें गलत दे रखा होगा, क्योंकि दिक्कत है ना कोई चैलेंज नहीं करता है, ऐसे क्या आंसर की जब आते हैं ना तो उसमें चैलेंज करना होता है, तो उसमें अगर किसी ने नहीं किया
तो वो ऐसे ही रह जाता जैसा है ना, उस तरह से है। तो जैसे आंसर की जब आते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है आपको ना वो से करने एक का। और बेजियन का है, वो भी लग रहा है गलत है, लेकिन कोई चैलेंज नहीं हो किया सकता है। है, तो होता क्या है ना, गलत रहता है। और जब तक आप चैलेंज जो आंसर की उन्होंने बना के भेज दिए तो कुछ टाइम देते हैं, जैसे जैम का भी आया हुआ है तो उसमें टाइम दिया था उन्होंने 5 दिन का, कि किसी को गलत लगता है तो आप उसमें है ना चैलेंज कर सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग देन आंसर चेंज हो जाएगा अगर आपका पॉइंट सही रहा तो वैसा है। तो किसी ने चैलेंज ही नहीं किया, जो ऑप्शन के वही रह गया, क्योंकि किसी ने चेक ही नहीं किया होगा ना। दिक्कत ये है स्टैट्स में इतने लोग मार्केट में है ही नहीं जो इतना काम कर रहे हैं नेट वाले सब्जेक्ट पे, तो जो है वही रह जाता है, किसी ने चेंज कोई करवाता नहीं है। मान लो किसी से गलती हो गई, जिसने आंसर की बनाए उसने भेज दिया, आपने चेक नहीं किया तो वो वही रह जाता है इस तरह से। ठीक है जी। सो ठीक है, कल बाकी कंटिन्यू करते हैं, सॉल्व करके आइए, कल देखते हैं। थैंक यू अभी के लिए। ओके, थैंक यू।